हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सेक्शन 5 कवर करेंगे और हम देखते हैं इसमें सेक्शन 6 भी कवर कर लेंगे। तो सेक्शन 5 और सेक्शन 6 हम दोनों ही इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। देखो सेक्शन 5 क्या बोल रहा है। सेक्शन 5 बोल रहा है फैक्ट्स जो क्या हैं, ओकेजन है, कॉज है, इफेक्ट है, फैक्ट एंड इशू का या फिर रेलेवेंट फैक्ट का। हम किस बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सारे फैक्ट्स के बारे में, कौन कौन से फैक्ट्स हमारे रेलेवेंट फैक्ट होंगे। उसमें से सेक्शन 5 भी हमारा एक रेलेवेंट फैक्ट के बारे में बताता है, जिसमें क्या 5-6 हेडिंग्स दे रखी है हमें। पहली हेडिंग हमें दे रखी है ओकेजन के बारे में। किसके बारे में? ओकेजन। दूसरी हेडिंग हमें दे रखी है क्या उसका कॉज होगा, क्या इफेक्ट होगा, स्टेट ऑफ थिंग्स के बारे में बताया है, और हमें बताया है अपॉर्चुनिटी के बारे में। यहाँ पे हमें ये 5-6 दे रखी है, 1 2 3 4 5 फैक्ट्स के बारे में बताया है जिनको रेलेवेंट फैक्ट कंसीडर किया है सेक्शन नंबर 5 में। अब हम सेक्शन देख लेते हैं। फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, कॉज या इफेक्ट है। अब इफेक्ट कुछ भी हो सकता है, इमीडिएट जस्ट उस एक्ट के बाद, या कैसे भी हो। रेलेवेंट फैक्ट्स का या फैक्ट एंड इशू का, इसका मतलब वो जो भी हमारा फैक्ट होगा जो क्या है, ओकेजन हो सकता है, कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग्स या अपॉर्चुनिटी, किसका, या तो फैक्ट एंड इशू का होगा या फिर रेलेवेंट फैक्ट का होएगा। और विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग्स, आगे हमारा स्टेट ऑफ थिंग्स भी, अंडर विच दे हैपन, और जो अपॉर्चुनिटी देता है उनकी अकरेंस की या उस ट्रांजैक्शन की। वो सारे फैक्ट्स हमारे कैसे फैक्ट होंगे? रेलेवेंट फैक्ट होंगे। ठीक है। अब देखो हम सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं? कॉज और इफेक्ट से। कॉज मतलब भाई क्यों हो रही है तुम्हारे बीच में लड़ाई, किसने आग लगाई उस चीज़ की, वो हमारा माना जाता है कॉज। क्या माना जाता है? कॉज। इसका मतलब अगर ए और बी लड़ रहे हैं, भाई लड़ क्यों रहे हो? बी कह रहे इसने मेरे ए ने पैसे लिए हैं इसलिए मैं ए को मार रहा हूँ, क्योंकि ए मुझे मेरे पैसे नहीं लौटा रहा। ये हो गया हमारा कॉज। इफेक्ट, भाई इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इसका क्या असर हो रहा है। मतलब अब ए और बी जब झगड़ रहे थे, दोनों एक दूसरे को मुक्के मार रहे थे, हो सकता है इनकी बॉडी पे कोई चोट आई हो सकता है उस प्लेस पे कोई स्ट्रगल के मार्क्स रहे हों, कुछ भी। ये चीज़ हमारे माने जाती है इफेक्ट, कि भाई कॉज, क्यों लड़ रहे हो, कौन आग लगा रहा है, किस वजह से लड़ रहे हो, उसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, क्या उसका रिजल्ट है, उसकी वजह से तुम दोनों को ही चोटें लग रही है। स्टेट ऑफ थिंग्स मतलब जो काफ़ी टाइम से चलती आ रही है। जैसे मैंने बताया था, हम 1 साल से मास्क पहनते आ रहे हैं, ये फैक्ट भी हमारा रेलेवेंट फैक्ट माना जाता है। अब आ जाता है ओकेजन और अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी से अगर याद आया हो, सेक्शन 5 हमारा डील करता है अपॉर्चुनिटी की वजह से। हम देखते हैं यहाँ पे लास्ट सीन अपॉर्चुनिटी वाला कंसेप्ट भी डेवलप होता है। बट इससे पहले हम पढ़ेंगे ओकेजन के बारे में। ओकेजन क्या होता है? कोई भी ऐसा सरकमस्टांस, मैंने बोला ओकेजन क्या होता है, कोई भी ऐसा सरकमस्टांस, कोई भी ऐसा सिनेरियो जिसकी वजह से सामने वाले पार्टी को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, बेनिफिट डिराइव होता है। तो इसका मतलब हम ओकेजन को और अपॉर्चुनिटी को साथ में पढ़ते हैं। तो ओकेजन मतलब ऐसा कोई भी सरकमस्टांस अराइज हो रहा है कि सामने वाले बंदे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बेनिफिट मिल रही है उस सरकमस्टांस की वजह से, जिसकी वजह से वो कोई गलत काम कर देता है। ठीक है, समझ गए? जैसे अब मैंने बोला हमारा जो कंसेप्ट है लास्ट सीन अपॉर्चुनिटी, वो कहाँ से आया है? हमारा सेक्शन नंबर 5 से, जो कि हम पढ़ रहे हैं वही वाला सेक्शन। ठीक है, लास्ट सीन अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब क्या होता है? अगर ए एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड किस चीज़ का है कि भाई बी का कत्ल करके भाग रहा है, तो लास्ट सीन हम ये देखेंगे ए लास्ट में किसके साथ था। अगर हमें पता लगा वो बी के साथ ही घूम रहा था, तो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, किस चीज़ के चांसेस हो जाते हैं कि हाँ पक्का ए ने ही मर्डर किया होगा, फिर तो बी का। इसका मतलब अगर हमारा टाइम गैप जो है बहुत ही कम है, या बहुत ही, दोनों सिनेरियो बताऊंगी, एक बताऊंगी कम है और एक बताऊंगी ज़्यादा है।
अगर हमारा टाइम गैप बहुत ज़्यादा है, मतलब ए और बी को मिले कम से कम 10-12 घंटे हो गए, तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा भाई ऐसा थोड़ी ना ए ने ही मारा हो सकता है उस 12 घंटे में बी पता नहीं कितनों से मिला हो। बट अगर इनके बीच में टाइम गैप बहुत ही कम है, मतलब मुश्किल से आधे घंटे का टाइम गैप था, तो फिर हम शक कर सकते हैं ए के ऊपर इस चीज़ का कि हाँ ए ने ही फिर बी को मारा होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में जिस बंदे ने भी ए एक्यूज्ड को देखा था उसने उसको बी के साथ ही देखा था। तो ये हम बोल देते हैं लास्ट सीन टुगेदर। लास्ट सीन अपॉर्चुनिटी हो गई, या हम इसको क्या कह देते हैं कि लास्ट सीन टुगेदर, हमने उन दोनों को साथ में लास्ट टाइम देखा था। ठीक है, अगर अब यही चीज़ एक और चीज़ आ जाती है इसमें, अगर ये पब्लिक में थे लास्ट टाइम, मानो ये पूरी भीड़ है, पूरी भीड़ इकट्ठी हो रखी है और लास्ट टाइम हमने इनको पब्लिक में देखा था, तो वहाँ पे कोर्ट की प्रिजम्पशन कम हो जाती है, क्योंकि कॉमन सेंस क्या कहती है, पब्लिक में कोई भी बंदा मर्डर किसी का नहीं करता, रेयर चांसेस होते हैं। बट वही अगर प्राइवेट में थे दोनों, मतलब अकेले थे, हो सकता है घर में अकेले हों एक दूसरे के, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे कोर्ट की प्रिजम्पशन ज़्यादा हो जाती है। क्यों? ए के पास प्रॉपर मौका था, वो बी को आराम से मार सकता था। तो ये सब हमारा फैक्ट्स डिपेंड करता है फैक्ट्स पे, और किस बेस पे, सरकमस्टांसिस के बेस पे। तो ये था हमारा इसमें लास्ट सीन थियरी का, जो कहाँ से डेवलप हुआ, जो अपॉर्चुनिटी बताई है यहाँ पे एक रेलेवेंट फैक्ट के तौर पे, कहाँ पे, सेक्शन नंबर 5 में। ठीक है, अब आ जाओ सेक्शन 6 पे। सेक्शन 6 क्या बोल रहा है, मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस या सब्सिक्वेंट कंडक्ट के बारे में। क्या कह रहा है फर्स्ट सबसेक्शन, देखो, एनी फैक्ट इज रेलेवेंट विच शोज या कॉन्स्टिट्यूट करता है एक मोटिव या प्रिपरेशन दिखाता है किसी भी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के लिए। इसका मतलब इस चीज़ यहाँ पे क्या बोला गया है, सेक्शन 6 हमारा बात करता है मोटिव के रिगार्डिंग और प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। एक चीज़ और आएगी, वो हम अगले में देखते हैं, कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी। थर्ड चीज़ क्या दिखा रहा है ये, कंडक्ट के बारे में। और ये वाला कंडक्ट हमारा कैसा हो सकता है, हमारा प्रीवियस कंडक्ट, पहले का कोई कंडक्ट है वो भी हो सकता है, आने वाला कोई कंडक्ट है सब्सिक्वेंट वो भी हो सकता है। और ये किसके रिगार्डिंग, कोई भी फैक्ट, चाहे वो रेलेवेंट फैक्ट हो, चाहे वो फैक्ट इन इशू हो, वो ऐसे सारे फैक्ट्स रेलेवेंट फैक्ट्स होंगे। कौन से रेलेवेंट होंगे, जो मोटिव दिखा रहा है, प्रिपरेशन दिखा रहा है, या हमारा कंडक्ट दिखा रहा है पार्टीज़ का। ठीक है, दोबारा देखते हैं। मैंने बोला कोई भी ऐसा फैक्ट रेलेवेंट होएगा जो क्या दिखा रहा है, मोटिव दिखा रहा है या प्रिपरेशन दिखा रहा है फैक्ट इन इशू के रिगार्डिंग या रेलेवेंट फैक्ट के रिगार्डिंग। देखो इसका मतलब क्या हुआ, मोटिव दिखा रहा है, मानो ए और बी की लड़ाई हो गई, अब लड़ाई हुई तो ए पास मोटिव आ गया बी को मार डालने का। क्या मोटिव आ गया, कि उसने मेरी पब्लिक में बेइज्जती करी, मेरी उसके साथ बहुत लड़ाई हुई, अब तो मैं उसको मार के रहूँगा, ये ए का मोटिव आ गया। प्रिपरेशन, ए ने उस चीज़ के लिए सामान इकट्ठा करना शुरू किया, अपने गुंडे हायर करना शुरू किया, और जो गन वगैरह होती है, नाइफ होता है, ये सब क्या है, उसने इकट्ठा करना शुरू किया, दैट इज़ कंसीडर्ड टू बी प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये है हमारा सब सेक्शन 1। सब सेक्शन 2 क्या बोल रहा है, सब सेक्शन 2 बात कर रहा है हमारा कंडक्ट के बारे में। मारने से ठीक पहले, जब ए बी को मारने गया, उससे ठीक पहले उसका क्या कंडक्ट था, वो सब लोगों को इकट्ठा कर रहा था, तैयार कर लिया था कि हमारा ऐसा ऐसा प्लान बनेगा, हमें ऐसे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, ये हो गया प्रीवियस कंडक्ट, कि जो उसका मोटिव फुलफिल करना था उससे पहले वो क्या कर रहा था। सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या हुआ, जैसे ए ने बी को मारा, अब अपने कपड़े साफ कर रहा है, चाकू धो रहा है, उन लोगों को पैसे दे रहा है जिस गुंडों को हायर किया था, ठीक है, बी की लाश को छुपा रहा है, तो ये क्या हो गया, उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट। तो ये तीनों फैक्ट्स हमारे क्या होंगे, सारे रेलेवेंट माने जाएंगे। कहाँ रेलेवेंट माने जाएंगे, सेक्शन 6 के अंदर। याद करो मैंने पहले भी बताया था, क्या बताया था, कि फैक्ट होता है जो एक पार्टी एलिज करती है, दूसरी पार्टी उस चीज़ को मना करती है। फैक्ट इन इशू क्या होता है, ये होता है फैक्ट इन इशू, एक पार्टी एलिज करती है और दूसरी पार्टी डिनाई। फैक्ट क्या होता है, कोई भी चीज़, चाहे मैं देख रही हूँ, चाहे मैं सुन रही हूँ, ये सब होता है हमारा फैक्ट। रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है, वो सारे फैक्ट्स जो मेरे फैक्ट इन इशू को प्रूव करने में चाहिए होते हैं, वो होते हैं रेलेवेंट फैक्ट्स।
इसका मतलब अगर मुझे मोटिव प्रूव करना है, प्रिपरेशन प्रूव कर रही हूँ, उसका कंडक्ट दिखा रही हूँ, ये मेरे फैक्ट्स कैसे होंगे? सारे रेलेवेंट फैक्ट्स। समझ गए? अब आ जाओ इसके सबसेक्शन 2 पे, जो मैं बता चुकी हूँ, बट हम पढ़ते हैं इसको। द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और ऑफ एनी एजेंट टू एनी पार्टी। अब पार्टी का कंडक्ट भी हो सकता है, उसके एजेंट का भी, किसी भी सूट और प्रोसीडिंग में। देखो अब यहाँ पे सूट और प्रोसीडिंग वर्ड क्यों यूज़ किया है? क्योंकि हमारा जो BSA है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों पर ही अप्लाई होता है। इन रेफरेंस टू सच सूट या प्रोसीडिंग में जो कंडक्ट है या फिर फैक्ट इन इशू के रिगार्डिंग या रेलेवेंट फैक्ट्स के रिगार्डिंग जो उस पर्सन का कंडक्ट है वो रेलेवेंट माना जाएगा, चाहे वो कंडक्ट पहले का हो चाहे उसके बाद का कंडक्ट हो। ठीक है, अब इसमें 2 एक्सप्लेनेशंस हैं, वो और देख लेते हैं। पहली एक्सप्लेनेशन बोल रही है द वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड, वो इंक्लूड नहीं करता। क्या इंक्लूड नहीं करता? जस्ट वेट, वो इंक्लूड नहीं करता। क्या इंक्लूड नहीं करता? स्टेटमेंट unless those statements accompany and explain acts other than the statements, but this explanation is not to affect the relevancy of statements under any other section of this अधिनियम। इसका मतलब साफ सा क्या बोल रहा है भाई, ये जो कंडक्ट है ना, यहाँ पे तुम्हारी स्टेटमेंट को इंक्लूड नहीं किया हुआ। तो अगर तुम्हारा कंडक्ट कंपनी है, मतलब कि स्टेटमेंट के साथ में है, जो तुम्हारी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है वो तुम्हारा कंडक्ट, तभी वो स्टेटमेंट को हम रेलेवेंट कहेंगे, वरना वो स्टेटमेंट रेलेवेंट नहीं होगी। मैंने बोला अगर तुम्हारे कंडक्ट के साथ स्टेटमेंट भी है, मैंने बोला अगर तुम्हारे कंडक्ट के साथ वो स्टेटमेंट है और वो कंडक्ट तुम्हारी स्टेटमेंट को समझा रहा है, एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो ही वो स्टेटमेंट तुम्हारी रेलेवेंट होगी, वरना नहीं होगी। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो इसका एग्जांपल, आप लोग बेरेक्ट खोलो, उसमें इलस्ट्रेशन निकालो, उसमें साफ बता रखा है क्या। एक इलस्ट्रेशन है कि क्वेश्चन है वेदर ए वॉज रेविश्ड और नोट, वेदर ए वॉज रेविश्ड और नोट, क्या ए के साथ कुछ गलत हुआ है कि नहीं हुआ। अब द फैक्ट डैट रेप होते ही उसने कंप्लेंट कर दी उस क्राइम के रिगार्डिंग, जब उसने कंप्लेंट करी तो इसका मतलब क्या उसके साथ कुछ गड़बड़ हुई है कि नहीं, उसने एट अ टाइम क्राइम के बाद कंप्लेंट कर दी, तो मतलब उसका ये जो कंडक्ट स्टेटमेंट को अकम्पनी कर रहा है, तो यहाँ पे उसका ये कंडक्ट रेलेवेंट होगा। क्यों रेलेवेंट होगा? क्योंकि जो उसका कंडक्ट था वो भागी गई पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करने, और किस बेस पे? क्योंकि जो उसने बोला मुझे परेशान किया गया, तो जब परेशान किया गया उसका कंडक्ट भी तो दिखा रहा है वो पुलिस स्टेशन गई है, तो यहाँ पे जो उसका कंडक्ट है वो रेलेवेंट होगा, क्योंकि उसकी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। बट अगर सपोज़ वो कंप्लेंट करने गई ही नहीं और वो डायरेक्ट बोल रही है मेरा तो रेप हो गया, बट उसने कहीं भी कंप्लेंट नहीं करी, तो वो रेलेवेंट नहीं होगा। अरे भाई अगर कुछ हुआ है तो तुम जाके उस चीज़ की शिकायत भी तो करोगे पुलिस स्टेशन में, पुलिस ऑफिसर के पास, तो वो रेलेवेंट नहीं होगा। हाँ, वो रेलेवेंट हो सकता है एज अ डाइंग डिक्लेरेशन या कॉरोबरेशन के लिए फर्दर स्टेजेस पे, बट हमारे इस सेक्शन 6 में वो फिर वो रेलेवेंट नहीं माना जाएगा। ओके, अगले पे आ जाओ एक्सप्लेनेशन पे। व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलेवेंट, जब एक पर्सन का कंडक्ट रेलेवेंट कब होगा? एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम, या उसकी प्रेजेंस में या उसने सुना हो, जो उसके कंडक्ट को इफ़ेक्ट करता है वो रेलेवेंट माना जाता है। इसका मतलब मिस्टर ए का कोई भी कंडक्ट इस वजह से चेंज हो रहा है क्योंकि बी ने एक्स को कोई स्टेटमेंट बोली, जैसे बी ने एक्स को कुछ बोला और ए के कंडक्ट में चेंज आया, तो ये वाली चीज़ भी रेलेवेंट फैक्ट कंसीडर होगी। समझ गए? अब हम इलस्ट्रेशन देखते हैं जो बेयर एक्ट में है, किसके रिगार्डिंग? सेक्शन 6 के रिगार्डिंग। ठीक है, ए इज़ ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय पॉइजन। ए को हमने ट्राई किया, भाई तूने तो मर्डर किया बी का, उसको जहर देकर। द फैक्ट डैट बिफोर द डेथ ऑफ बी, बी के डेथ से पहले ए ने सेम पॉइजन खरीदा था। जब बी का पोस्टमार्टम हुआ हमें पता लगा, उसकी रिपोर्ट में क्या आया कि बी को जो पॉइजन खिलाया है ना, ए ने सेम वो पॉइजन खरीदा था थोड़ी देर पहले ही जो उसको दिया गया है, विच वॉज एडमिनिस्टर्ड टू बी। तो ये वाला फैक्ट क्या हो गया हमारा? रेलेवेंट हो गया। समझ गए?
अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जब अभी मैंने बताया व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलेवेंट, इसमें देखो बेयर एक्ट खोलो, बेयर एक्ट में ही एक इलस्ट्रेशन दे रखा है। क्या द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड, एक क्वेश्चन था क्या ए ने क्राइम किया है कि नहीं। द फैक्ट डेट ए एब्सकॉन्डेड, जैसे अब क्वेश्चन है क्या ए ने क्राइम किया है, उसके पास एक लेटर आया जिस लेटर में लिखा था भाई तेरे ऊपर इंक्वायरी हो रही है, अगर तूने कुछ किया तो तू भाग जा, तेरे ऊपर इंक्वायरी हो रही है। देखो अब जैसे ए ने ये लेटर पढ़ा, ए लेटर पढ़ते क्या है रवाना हो लिया, भाग लिया, तो उसका कंडक्ट ही दिखा रहा है कि वो कंडक्ट रेलेवेंट है, उसने कुछ ना कुछ ऑफेंस तो किया होगा। तो ये फैक्ट हमारे कैसे फैक्ट हो गए, रेलेवेंट फैक्ट्स माने जाएंगे। समझ गए? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थोड़ा सा लैंग्वेज टिपिकल थी, वरना एज सच ये सेक्शन डिफ़िकल्ट नहीं था। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आगे के सेक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।